नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी रोहित जुगलान। और आज एक बार फिर से बात करेंगे बिहार में मचे चुनावी घमासान की। सबसे पहले बात करते हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान न सिर्फ खुद को शेर का बच्चा बता रहे हैं, बल्कि चुनावी अखाड़े में उतरकर वो खुद को बताते हुए शेर दहाड़ भी रहे हैं। चिराग पासवान ने अब एक बार फिर से नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। हालांकि रोहित, वो लगातार ही निशाना साध रहे हैं, कई मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं और अब उन्होंने नीतीश कुमार के शराबबंदी पर मोर्चाबंदी कर दी है। देखिए, अगर आप प्लान तरीके से देखें ना, अगर आप पूरी क्रोनोलॉजी, एक ऐसा शब्द है जो पिछले एक साल से चल रहा है बहुत ही ज़्यादा टर्म्स में, अगर आप एक एक चीज़ कर उठाए ना, तो समझ आ रहा है कि अभी हर दिन के लिए उनके पास एक एक प्लान मौजूद है चिराग पासवान के पास। फिर चाहे वो नीतीश कुमार के खिलाफ हो या जिस तरह से वो विपक्षी लोगों पर हमले लगातार गढ़ रहे हैं, और उसमें जो सबसे ऊपर नाम आ रहा है वो नीतीश कुमार का आ रहा है। जो आपने बात कही कि शराबबंदी को लेकर किस तरह से एक तरह से मोर्चाबंदी कर दी है, उन्होंने 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पहलू उठाए हैं। और अगर आप इसको बिहार के थानों में जाकर भी इसको लेकर के पूछताछ करेंगी ना, और आंकड़े मांगेगी कि हमें आंकड़े दीजिए कि जब से बिहार में शराबबंदी हुई है, यानी ये 2016 का साल था, 2016 के साल से जब ये शराबबंदी का जिक्र शुरू होता है, उसके बाद आप देखिए कि इल्लीगल तौर पर जो है ना, वो लोगों ने शराब को न सिर्फ अपने पास रखना शुरू कर दिया, बल्कि उसको बेचना भी शुरू कर दिया। और ये जो जब तक अपने पास रखने तक थी, तब तक तो चीज़ें इतनी ज़्यादा हाय तौबा उनको लेकर के नहीं मची थी। लेकिन जैसे ये एक बिज़नेस बनाना, और ख़ास तौर पे आफ्टर लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन में अगर कहीं के लोगों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है तो वो बिहार के लोग हैं। और बिहार में आपको पता है सितंबर तक पूरा का पूरा लॉकडाउन रहा था, और जैसे ही चुनाव आए, नीतीश कुमार ने लॉकडाउन जो है हटा दिया, और ये मैसेज देने की कोशिश की कि जी अब जो है वो सब ठीक है। लेकिन बिहार के लोग, जो कि बहुत अच्छे इंटेलिजेंट होते हैं, दिमागदार होते हैं, जानते हैं, समझते हैं चीज़ों को, वो समझ गए कि नीतीश कुमार ने ये सिर्फ इसीलिए किया है क्योंकि ये जो है, ये एक चुनावी उनकी तरफ एक पैंतरा फेंका गया है, जिसको उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ जाना चाहिए। और यही हुआ, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जो है वो लोगों की नौकरियां चली गई, तो इन चीज़ों में ये जो इलीगल चीज़ें हैं, इनकी जमाखोरी को लेकर, इनके बिजनेस को लेकर, दूसरे राज्यों में ही नहीं बल्कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में कैसे पहुंचानी है सप्लाईज, इसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हो गए। और चिराग पासवान ने इस कमी को जो है पकड़ लिया है, क्योंकि इसको लेकर लोगों के, अपने परिवार के लोगों की अपनी मतलब किसी बेटे की अपनी माँ, उसकी बहनें, उसकी पत्नी जाकर थाने में शिकायत दर्ज करा रही हैं कि ये अब पूरा का पूरा मसला जो है और इस तरफ बढ़ चला है कि लोगों ने जमाखोरी नहीं की है, बल्कि उसका व्यापार भी शुरू कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये वो वाला हाल भी अब बढ़ता जा रहा है जो हमने पंजाब की स्थिति देखी, यानी ड्रग्स का केस, सूखा नशा आप जिसे कहते हैं, उसको लेकर के भी अब आप देखेंगे कि बिहार में हम देख रहे हैं कि चीज़ें जो है, मामले जो है वो बढ़कर सामने आ रहे हैं। और इसके साथ साथ इसको लेकर भी जो ट्रांजैक्शंस है वो राज्य के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। तो ये चिराग पासवान ने एक ऐसी सच्चाई को पकड़ लिया है इस वक्त पे बिहार की धरती पर, जिसका उजागर होना, मैं चाहता हूँ कि कोई भी उजागर करता, लेकिन करता ज़रूर अगर ऐसा हो रहा है तो, जो अभी तक आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ये चिराग पासवान ने एक बहुत दूर की गोटी खेली है, जिसको लेकर के आप देखिएगा उथल पुथल ज़रूर मचनी है। और इसका क्या जवाब है नीतीश कुमार के पास, क्योंकि दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि हम भी आए तो, क्योंकि इसका एक असर राजस्व में भी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो कांग्रेस कह रही है कि अगर हम भी आए ना वापस, तो हम दरअसल ये तो ज़रूर देखेंगे कि इससे आखिर कितना फ़ायदा क्या नुकसान है। क्योंकि शराब एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर के उत्तराखंड में भी ये फैसला लेने की पर विचार हो रहा था कि क्या इसे बैन कर दिया जाए, और नीतीश कुमार ने तो ये कहा कि इसको पूरे देश में लागू कर देना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी के सपनों के भारत के हिसाब से तो पूरे देश में कहीं शराब नहीं बिकनी चाहिए। तो ऐसे में उत्तराखंड में भी इसका एक फैसला चला था, लेकिन क्योंकि इससे राजस्व को बहुत ज़्यादा घाटा होता, और बिहार हो चाहे उत्तराखंड हो, इकोनॉमी को लेकर अगर आप देखेंगे, आर्थिक तंत्र को लेकर देखेंगे कि पैसा जो है उन सरकारों के पास ज़्यादा नहीं है, घाटे में ही चल रही हैं। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि फिर हर कोई अपने अपने हिसाब से इस पूरी की पूरी चीज को देख रहा है। लेकिन चिराग पासवान ने एक बहुत, मैं रोहित ये सवाल आपसे पूछना ही चाह रही थी, पर आपके साथ विश्लेषण और चर्चा करने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप पहले ही पूरा डिटेल में दर्शकों को बता देते हैं। ये नुकसान तो नहीं है? नहीं, ये फायदा ही है, क्योंकि दर्शकों का फायदा है ना। मैं तो पूछने ही वाली थी आगे। अच्छा, ये बताइए रोहित, इसको किस तरीके से देखते हैं? नीतीश पर निशाना साधते हुए चिराग ने ये भी कहा है, आप अकेले क्यों नहीं लड़ते हैं, किस बात का डर है आपको? और ये भी उन्होंने कहा है कि अगर नीतीश जीतते हैं तो बिहार हार जाएगा। देखिए कितनी गागर में सागर भर दिया है उन्होंने, कितनी गंभीर बात कही है। किस तरह से देखते हैं लोग? जो है बिहार के, पता है क्या कह रहे हैं लोग? बिहार के कह रहे हैं कि हमें कंफ्यूज कर दिया बीजेपी ने। कैसे कंफ्यूज कर दिया? कि अगर आप जेडीयू से इतर कर लेते ना, जेडीयू पिछली बार भी यही हुआ था, पता है 2015 में, मुझे याद है, मैं नया बात कर रहा था लोगों से, क्योंकि पत्रकारिता में आए हुए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, कुछ महीने हुए थे अभी, और फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो लोग पता है क्या कह रहे थे
कि ये जो आरजेडी प्लस जेडीयू हो गया ना, कंफ्यूज कर दिया है हमें। इस बार वो कह रहे हैं ये जो बीजेपी प्लस जेडीयू हो गया ना, कंफ्यूज कर दिया है। मोदी जी खुद ही आ जाते, खुद ही जीत जाते। और सब अगर आप इधर नॉर्थ इंडिया जो ठेठ हिंदी प्रदेश है ना, उसमें यूपी और बिहार को देखें ना, तो ये अयोध्या के बाद जो बाबरी मस्जिद का पूरा 92 वाला मसला है, 90 में बीजेपी जो है वो उत्तर प्रदेश में आनी शुरू हुई है ना, और उसके बाद कल्याण सिंह सरकार हमने देखी। लेकिन बिहार में दरअसल 90 में आप देखेंगे लालू, 2000 का दशक शुरू होता है और जैसे ये आगे बढ़ता है तो 2010 तक नीतीश चरम पर होते हैं। अब ये बीजेपी के पास बिहार में पहली बार ऐसा मौका है जब वो नंबर 1 पार्टी बन सकती है। आज से पहले ऐसा मौका कभी नहीं था। तो बीजेपी अगर सिंगल हैंडेडली लड़ती, तो अगर बहुत अच्छा करेगी तो 80s तक जाएगी, 85 जाएगी, 90 जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत हद तक 90 जाएगी। इसीलिए वो जादुई आंकड़े को नहीं छू पा रही है। और मुझे लगता है कि बीजेपी को लेकर जो बयानबाजी की जा रही है बिल्कुल सही है, नंबर 1 पार्टी बनेगी। ब्रांड नीतीश को फ़र्क पड़ा है, उनका डिक्लाइनमेंट देखने को मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है ना कि उन्हें एक अलाय की ज़रूरत होगी। अब ये अलाय जो आएगा वो क्या जेडीयू की तरफ से आएगा, या अगर जेडीयू की भी बात नहीं बनी क्योंकि जेडीयू गिरता जा रहा है, तो क्या वो एलजेपी को लेंगे, और अगर एलजेपी को लेंगे तो क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ आएंगे, ये अपने आप में फिर बड़ा सवाल है। लेकिन जो आपने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग ये सही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आप नीतीश कुमार के साथ क्यों आ रहे हैं, आप सिंगल हैंडेडली लड़िए ना, क्योंकि आपके लिए तो बोला जा रहा है इस बार कि आप सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकल कर आएंगे वहाँ से। तो ये अब चूंकि रैलियां चल रही हैं, बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं, हम तेजस्वी यादव को भी नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसे में देखिए जब रोहित वो रैली कर रहे हैं तो जो वो जनसभा कर रहे हैं अब देखिए चर्चा करना तो इसलिए भी बन जाता है ना कि दर्शकों के मन में उनके लिए भी सवाल जवाब जानने का एक उत्सुकता होगी। देखिए जो चुनावी रैली वो कर रहे हैं वहां पर तो जमघट हो रहा है, वहां पर तो लोग आ रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता चूंकि लालू प्रसाद यादव अब उनका मतलब अभी फिलहाल उनके साथ नहीं है, तो ऐसे में दोनों भाई ही जमीनी स्तर पर उतर रहे हैं, इससे नुकसान कहीं ना कहीं हो सकता है। देखिए दोनों भाइयों की अभी आप जानते ही हैं, ऐश्वर्या वाला जो मसला चल रहा है उसको हर कोई जानता है बिहार में। लेकिन लालू प्रसाद यादव की तस्वीर, अगर आप बिहार में जाएंगे और बिहार के लोगों से पूछेंगे कि क्या लालू प्रसाद यादव की तस्वीर आरजेडी के पैम्पलेट्स में उस तरह से लगी हुई है जैसे पहले लगी होती थी, नहीं लगी हुई है। क्योंकि आरजेडी भी एक तरह से ये सोच रही है कि जेडीयू को इस बार नुकसान होने वाला है। और कहीं अगर आरजेडी अपने पैम्पलेट्स में लालू यादव की तस्वीर लगाएगी तो फिर उनके लिए मोदी जी के साथ जुड़ना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एक समीकरण ये भी बन सकता है कि जेडीयू डिक्लाइन हो जाए। एलजेपी के लिए लोग कह रहे हैं कि अगर अच्छे से अच्छा भी करेगी तो 20 से 25 जाएगी। अगर बीजेपी प्लस एलजेपी जाता है तो 80-85, अगर बीजेपी बहुत अच्छा भी कर जाती है तो 80-85 जाएगा, एलजेपी बहुत अच्छा कर जाती है तो 25 जाएगा। 80-25 आप जादुई फिगर तक नहीं पहुंच रहे हैं। जब आप जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच रहे तो फिर क्या? तो क्या अगर जेडीयू भी गिरता है, एलजेपी भी मैक्सिमाइज होकर भी उतना प्रॉफिट नहीं दे पाता है, तो फिर क्या आप जेडीयू के साथ जाएंगे, माफ कीजिएगा आरजेडी के साथ जाएंगे? और आरजेडी के साथ जाएंगे तो फिर लालू को तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना मोदी जी। तो इसी वजह से ये नया चेहरा, एक नई तस्वीर जो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से अब लालू के दोनों लड़के लगे हुए हैं कि किस तरह से एक नए तरीके से प्रोजेक्ट किया जाए, जो अखिलेश ने किया था 2012, अगर मैं गलत नहीं हूँ, हाँ 2012 में जो अखिलेश ने किया था, वो दरअसल एक तस्वीर अब आरजेडी की तरफ से सामने निकल कर आ रही है। तो एक इक्वेशन वो भी है, हालांकि वो भी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को जो है अपने हिसाब से बनाया जाए। लेकिन महागठबंधन का मुझे नहीं लग रहा कोई बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि महागठबंधन को एक बार देख चुके हैं, पहले भी जनता परख चुकी है कि बाद में इनके साइड इफेक्ट्स कैसे निकल कर आते हैं। अच्छा, जाते जाते रोहित एक सवाल आपसे और मैं पूछना चाह रही थी कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं। लालू प्रसाद यादव की बहू नीतीश कुमार के स्टेज पर चढ़कर पैर छूती हैं और ये भी समझ में आ रहा है कि हो सकता है उन्होंने एक इंडिकेशन दिया है कि मैं बहुत जल्द आपके बीच में आऊंगी, तो हो सकता है कि वो भी आने वाले दिनों में नीतीश कुमार की पार्टी ज्वाइन कर ले, उनको एक पद मिल जाए, तो कहीं ना कहीं वोट काटने का काम कर रही है। कल हमने एक बात की थी ना, संस्कार, ये संस्कारों की राजनीति भी है कि कौन अपने संस्कार दिखाता है। क्योंकि देखिए बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या भारत का कोई भी हिस्सा हो, जब आप ऐसे पाँव छूने वाले जेस्चर करते हैं, है ना, सर पे आप पल्ला लेकर आते हैं या किसी भी तरह का पहले जय श्री राम कहते हैं या किसी भी इस तरह का जेस्चर दिखाते हैं ना, तो लोगों के आप सीधे दिल में उतरते हैं। क्योंकि गांव देहात में अब भी यही बातें हैं कि भाई अरे वो लड़का ना जो है ना हाथ जोड़ के नमस्ते करता है, ऐसे मुंह से नहीं नमस्ते बोलता है, पाए लागू कहता है तो पाँव पड़ता है, सिर्फ पाए लागू नहीं, यहाँ करके पाए लागू नहीं कहता है। तो ये जेस्चर है, हिंदी हार्टलैंड का ये जेस्चर है, जहाँ आपने कह दिया भैया जी राम राम, तो सामने वाला
मुस्कुरा कर आपसे बात करेगा। जहाँ आपने बोल दिया हेलो, उसको पता ही नहीं है हेलो क्या होता है। तो ये जेस्चर्स है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये किसी के वोट काटेंगी, किसी को फ़ायदा देंगी, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो है ना, ये हिंदी हार्टलैंड को छूती है। इसी वजह से जो है आप ये ऐसे अभी हज़ारों लाखों जेस्चर्स सामने निकल कर आएंगे। जो हमने चिराग पासवान को लेकर भी कल बात की थी कि उन्होंने लिखा है आदरणीय मोदी जी, कोई नहीं लिखता इस तरह से, कोई बात नहीं करता। आदरणीय नीतीश जी, इस तरह से बातें करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आपको देखने को ये मिलेंगी। बहुत अच्छा जेस्चर है जो लोगों में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। रोहित के पास बहुत सारी नॉलेज का भंडार है, अरे उनसे हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रोहित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।